सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। बहुत ही बढ़िया प्लानिंग आपके लिए की गई है और मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब लोगों को मेरी वॉइस ऑडिबल होगी। जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में हैं, एक बार कमेंट करेंगे कि आवाज़ आ रही है नहीं। सभी लोगों को नमस्ते नमस्कार। सभी लोग खूब आगे बढ़ते रहें और बताते रहें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया मनीष पाठक जी हैं, अभिनव मित्रा जी हैं और ठीक है, वॉइस ऑडिबल है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए, बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपके लिए हमने जो ये पूरी की पूरी क्लास को कंपाइल किया है वो 500 टॉपिक के लिए किया है। हर रोज आप हमारे साथ इस प्रकार से एक्सक्लूसिव टॉपिक पढ़ेंगे जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आज की क्लास में हमने आपके लिए मनसबदारी, जागीरदारी और जमींदारी रखा है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन रखा है, कैग और एजीआई पर हम बात करेंगे, ला नीनो और एल नीनो पर बात करेंगे, रेपो रेट और बैंक रेट पर बात करेंगे। इसी प्रकार से अलग अलग विषयों के अलग अलग टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि जो ये सीरीज है ये टारगेट कर रही है स्पेशलाइज्ड यूपी पीएससी एग्जामिनेशन को, यूपी आरओ एग्जामिनेशन को, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन को। ऐसे में पढ़ाते समय मैं आपको कंटेंट में उतना ही बताऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। तो यदि आपको लगता है कि नहीं सर, इस टॉपिक पर हमें और ज़्यादा कुछ चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, तो पहले तो ये तय करना होगा कि किस परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं। दूसरा कि अलग से आप हमें मैसेज भेजेंगे तो उस टॉपिक का स्पेशलाइज्ड अकेला 1 घंटे का एक वीडियो हम बना करके आपको अलग से दे देंगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर कोशिश होगी कि 5 टॉपिक को हम लोग कवर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पुष्पेंद्र यादव हैं, महिमा शर्मा हैं, मानवेंद्र सिंह हैं, अभिनव मित्रा हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्लास को आप लोग एंजॉय करिए और इस प्रकार से आगे आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सीरीज है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मनसबदारी, जागीरदारी और जमींदारी क्या है। पढ़ने पर पूरा ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन पर फोकस करेंगे। क्लास बिल्कुल लाइव रहेगी, इस वजह से आप लोगों को ये सब टेंशन नहीं है, ऐड वगैरह नहीं आएगा। यूट्यूब पर आप नहीं देख रहे हैं तो बढ़िया है ये। चलिए, मनसबदारी, जागीरदारी एंड जमींदारी अक्सर आप सुनते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते होंगे। जरा एक बार कमेंट भी करके मुझे बताइएगा कि मनसबदारी, जागीरदारी और जमींदारी में से जितने भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, वो जरा मी लिख करके भेजेंगे। मी लिख करके बस चैट बॉक्स में भेजते रहिए। हमारा आपका इंटरेक्शन जितना ज्यादा बना रहेगा उतना बढ़िया रहेगा लाइव क्लास में पढ़ने का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें जरा कि एक यहाँ पर इमेज लगी है, एक घोड़े पर एक व्यक्ति बैठ करके और वार लाइक सिचुएशन में आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर एक पूरा दरबार जैसा लगा हुआ है। बीच में यहाँ पर बड़े कुछ अमीर टाइप के लोग बैठे हुए हैं। अमीर टाइप का मतलब बताऊंगा, ये नोबेल्स होंगे जो समाज में बहुत बड़ा रैंक रख रहे होंगे अपना। और इनके आसपास बहुत सारे सैनिक खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से एक सुपर नोबल व्यक्ति यहाँ भी बैठा हुआ है। तो यानी कि यही कुछ कल्पना करो कि ऐसे ही सिचुएशन में ऐसे ही व्यक्ति को हम मनसबदार कहेंगे। और ये मैं बात कर रहा हूं मुगल प्रशासन की। भारत में जब मुगल प्रशासन डेवलप होता है तो मुगल प्रशासन के अंदर मनसबदारी को आप देखेंगे तो वह एक बैकबोन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुगलिया सल्तनत की जो प्रशासनिक क्षमता थी या सल्तनत का जो पूरा विस्तार था वो किस पर डिपेंड था? वो डिपेंड था किस पर? तो मनसबदारी पर था। तो मनसबदारी को समझते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैंने टॉपिक को उठाया। कई सारे लोग कह रहे हैं कि सर मैं कंफ्यूज रहता हूं। बिल्कुल यू आर राइट कि कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, कंफ्यूजन दूर कर देंगे। देखें क्या कहा जा रहा है आपसे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मनसब का मतलब क्या है। तो देखिए, जो टर्म है मनसब, मनसब इज एन अरबिक वर्ड, ध्यान दीजिएगा। और मनसब शब्द का एग्जैक्ट मतलब होता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पद। पद का मतलब क्या है भाई? रैंक। आपका रैंक क्या है? तो आज से याद रखना कि आपका किसी सिस्टम में रैंक क्या है, ये उस जमाने में मनसब कहलाता था। यदि आपका रैंक बहुत बड़ा है तो इसका मतलब आप बहुत बड़े मनसब हैं, और आपका रैंक छोटा है तो आप छोटे मनसब हैं। और रैंक को होल्ड करने वाले व्यक्ति को ही मनसबदार कहा जाएगा। रैंक को होल्ड करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाएगा। कैसा टर्म है? अरबिक टर्म है। इंडिया में मुगलों के द्वारा ये लाया गया है, ये बात सच है, लेकिन मुगलों की ओरिजिन नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा, एक एक पॉइंट को कोशिश करूंगा कि कवर हो जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देख लें। वो मैंने कहा कि ये जो है इंडियन ओरिजिन नहीं है। यदि आपसे कोई सवाल पूछे कि इंडिया में इसको ओरिजिनेट किया गया है तो इंडियन ओरिजिन नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये मनसब जो टर्म है वो इंडियन ओरिजिन नहीं है, ठीक है। ये इंडिया में
अकबर के द्वारा मुख्यतः शुरू किया गया। इंट्रोड्यूस तो बाबर ने भी किया था, लेकिन जो देखेंगे तो अकबर ने इसको बड़े स्तर पर इंट्रोड्यूस किया। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, और जो लगेगा मुझे सवाल आपकी परीक्षा में बनने वाला है उसको मैं अलग अलग कलर से आपके लिए हाईलाइट करता रहूंगा, ठीक है। देखें, सबसे पहले समझें कि मनसबदारी व्यवस्था एक तुर्क मंगोल संस्था, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टर्क और मंगोल की हम बात करें तो टर्क और मंगोल इन्वेजन है, यानी कि मंगोलों की ओरिजिन है, तुर्कों और मंगोलों की ओरिजिन है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना था। इसके बाद समझना है कि जो उस समय उनकी सेना थी, खास करके जो मंगोलों की सेना थी, मंगोलों की सेना बेसिकली कैसे थी, कहा जा रहा है कि ये 100 and 1000, यहां पर ध्यान समझेंगे कि द ट्रेंड एट दैट टाइम वाज डिवाइडेड द आर्मी इनटू ग्रुप ऑफ 100 यूज बसी। ध्यान दीजिएगा, यूज बसी टर्म यूज आपके परीक्षा में पूछ लेगा कि मंगोलों की सेना में यूज बसी क्या होता था, तो यूज बसी का मतलब है कि 100 लोगों के ग्रुप को यूज बसी कहा जाता था और 1000 लोगों के मिलिट्री ग्रुप को हजारा कहा जाता था। यानी कि उनकी सेना जो थी वो यूज बसी और हजारा सिस्टम पर डिपेंड करती थी। आपको पता है चंगेज खान ने डेसिमल सिस्टम का यूज किया अपनी सेना में, और वहीं से आप देखेंगे क्योंकि जो मुगल हैं वो तुर्कों और मंगोलों के बीच से निकल करके आए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि जो मुगल बादशाह बाबर, क्योंकि बाबर ने ही मुगल डायनेस्टी को फाउंड किया था। एक बात मैं और क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि यदि आपकी तैयारी पहले से कुछ है, थोड़ा बहुत आपने मुगल एम्पायर को, इतिहास को थोड़ा बहुत समझे हैं, तो आपके लिए क्लास ज्यादा अच्छी होगी। और यदि नहीं समझे हैं तो इसी चैनल पर, आई मीन टू से कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने बेसिक पढ़ा रखा है, तो वहां पर आप एक बार ना टाइम निकाल के वो भी पढ़ लीजिएगा कि कैसे मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत कैसे डेवलप हुई थी, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब देखो जरा, मुगल बादशाह बाबर द्वारा भारत में पेश किया गया था और मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल के दौरान भी लोकप्रिय था। यानी कहा जा रहा है कि जो मनसबदारी सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हो रहा है बाबर और उसके बाद हुमायूं, लेकिन प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि अच्छी व्यवस्था के साथ यदि किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो किसने किया, अकबर ने किया। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं यहाँ बताते हुए आगे आपको बढ़ रहे हैं, देखेंगे। अब आपसे पूछे कि भारत में मुगल सल्तनत के अंदर औपचारिक रूप से, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल तरीके से, किसने और कब इंट्रोड्यूस किया, तो आंसर यहां पर होगा कि अकबर ने इंट्रोड्यूस किया, और आंसर क्या होगा 1571 में। यहां पर एक कंफ्यूजन है, क्योंकि अकबर ने इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन ये जो 1571 का डेट है, इस डेट को लेकर के कई बार हमारे साथी परीक्षा में कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अकबर का जो ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन था, इसमें अकबर कई बार चेंज किया है, लेकिन शुरुआत जो हुई है वो कहां से हुई है, वो हुई है 1571 से। तो ये डेट आपको याद रखना है कि अकबर ने प्रॉपर तरीके से भारत में मनसबदारी प्रणाली को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया। ध्यान देंगे। अब बात करते हैं कि मनसबदार कौन थे और क्या उनकी जिम्मेदारियां थी। तो देखिए, मनसबदार वे अधिकारी थे जो मुगल प्रशासन में शामिल थे। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मनसबदारी वाज बेसिकली अ मिलिट्री सिस्टम। तो आपके हिसाब से मुझे जानना है कि क्या यह सिविल अधिकारी भी होते थे, नागरिक अधिकारी भी होते थे, या सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री अधिकारी होते थे। कमेंट करते रहिए तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा, बातचीत करते रहेंगे हम लोग। इसका उपयोग मुगल सरकारी अधिकारियों और सैन्य जनरलों के पद और स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता था। अब ध्यान से समझना, क्या क्या मनसबदारी क्या डिसाइड कर रही भाई, तो मनसबदारी डिसाइड कर रही है मुगल अधिकारियों और सैन्य जनरलों के पद और स्थिति को। जो मुगल अधिकारी हैं उनका पद क्या होगा, उनका रैंक क्या होगा, इसको डिसाइड कर रही है मनसबदारी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मनसबदार कौन थे। तो देखेंगे कि द मनसबदार वाज अ मुगल इंपीरियल ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, राइट। क्या कहा जा रहा है भाई, मनसबदार राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था के कर्तव्यों के प्रभारी के रूप में एक मुगल शाही अधिकारी होते थे। यानी कि यदि आप मनसबदार हैं तो आपके ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां रहेंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द मनसबदार वाज इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड कैवेलरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मनसबदार हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर यदि मेंटेन करना है तो आपके पास कैवेलरी होनी चाहिए, घुड़सवारी सेना होनी चाहिए। घुड़सवार सेना होगी तभी आप वहां पर मेंटेन कर पाओगे, काम कर पाओगे। तो घुड़सवार सेना रखने के लिए क्या रखने पड़ेंगे, घोड़े रखने पड़ेंगे और घोड़ों को चलाने वाले सैनिक रखने पड़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, घोड़े रखेंगे और घोड़ों को चलाने वाले सैनिक रखेंगे तो ऐसी स्थिति में उनका खर्चा भी आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। तो खर्चा मैनेज करने के लिए आप डिमांड करेंगे कि हमें कंपनसेशन या सैलरी दे दीजिए। तो जो मनसबदारी व्यवस्था में कंपनसेशन या सैलरी मिलेगा, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यहीं पर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि जो मनसब, मान लीजिए अब आप मनसबदार हैं और आपको
आपका मनसब मेंटेन करने के लिए आपको सैलरी दी जा रही है, तो बहुत कॉमन सेंस है कि वही सैलरी आपको लैंड के फॉर्म में दी जा सकती है या आपको कैश के फॉर्म में दी जाएगी। तो कैश के फॉर्म में जो दी जाएगी वो नकदी कहलाएगी, और लैंड के फॉर्म में दे देंगे तो वही जागीर कहलाएगा, और यहीं से फिर व्यवस्था शुरू होगी किसकी, जागीरदारी की। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करिए, क्लियर हो रहा है सब कुछ, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, कहा जा रहा है कि ये पॉइंट देखेंगे, द रैंक ऑफ मनसबदार वाज नॉट हेरिडेटरी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने ऑलरेडी पूछा है कि मनसबदार का जो पद था वो हेरिडेटरी था कि नहीं था। तो आप याद रखेंगे कि द रैंक ऑफ मनसबदार वाज नॉट हेरिडेटरी, मतलब ये वंशानुगत नहीं था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं था, लगातार पूछा गया परीक्षाओं में। और मनसबदार की मृत्यु या बर्खास्त होने पर यह समाप्त हो जाता था, यानी कि मनसबदार की मृत्यु हो गई तो फिर उसके बाद उसकी मनसबदारी चली गई। अब यदि उसका कोई बेटा है, यदि वह मनसबदार के योग्य होगा तो उसको मनसबदार बनाया जाएगा, और नहीं तो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। पोस्ट जो होता था वो मनसब था, और दीपू ध्यान देंगे, और जो मनसबदारी है वह एक प्रणाली है, एक सिस्टम है। पोस्ट जो है वो मनसब है, और प्रणाली जो है वो क्या है, मनसबदारी है। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली के अंदर एक पोस्ट मनसब की बात करी जा रही है। और मनसब कितना बड़ा है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने शुरू में ही बताया कि मनसब का मतलब होता है रैंक, और रैंक का मतलब होता है पोस्ट। तो आपका मनसब कितना बड़ा है, आपका रैंक कितना बड़ा है, आपका पोस्ट कितना बड़ा है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये डिसाइड होगा आपके जात या आपके सवार से। तो जाट या सवार क्या है वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, आप परेशान ना हो, बस इतना मुझे कमेंट करते रहिएगा कि आप लोगों को बात मेरी समझ में आ रही है। राइट, इसके बाद देखोगे, कहा जा रहा है कि सभी मनसबदार अपनी जागीरों में नहीं रहते थे, बल्कि साम्राज्य में कहीं और सेवा करते समय राजस्व एकत्र करने के लिए नौकरों का इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो जागीर आपको दी गई है, जरूरी नहीं है कि आप वहां पर प्रेजेंट रहें, क्योंकि आप राज्य के मनसब हैं, राज्य के अधीन के मनसब हैं, मनसबदार हैं। तो आप राज्य में कहीं भी सेवा कर रहे हैं, और अपने क्षेत्र में आप जो है वो अपने नौकरों को लगा करके वहां पर रेवेन्यू कलेक्ट करा सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी थी। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है आपसे, ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको समझाया है कि एक जो मनसबदार है, पहले मुझे ये बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे, और एक बार सभी लोग ना यदि समझ में आ रहा है तो आने वाले कल वाली जो क्लास होगी उसमें अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि एकदम सिस्टमेटिक विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो एप्लीकेशन पर लाइव है। ठीक है, फुल स्क्रीन पर करके अच्छे से आराम से पढ़िए, कमेंट करते रहेंगे। अनिल कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, दीपू, शिखर पांडे, प्रियांशु, गौतम, सभी लोगों को नमस्कार। और देखेंगे क्या कहा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है कि अभी मैंने बताया कि मनसब क्या है, मनसब एक पोस्ट है, मनसबदार एक व्यक्ति है, और मनसबदारी एक प्रणाली है। तो पहले मुझे ये कंफर्म करो। हाँ अनिल कुमार जी, 500 टॉपिक की पूरी आज ही पीडीएफ नहीं, हर रोज क्लास में 5-5 टॉपिक कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से हर रोज का क्लास का पीडीएफ मिलेगा। इजीली डाइजेस्ट करिए टॉपिक को, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो समझ में आए वो मुझे बताइएगा कि मनसब एक पोस्ट हो गया, मनसबदार एक व्यक्ति हो गया, और मनसबदारी एक प्रणाली हो गई, पूरी सिस्टम हो गया। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अब ध्यान से समझना कि जो मनसबदार है, यानी कि जो मनसबदार व्यक्ति है, कहा जा रहा है कि यह मनसबदार व्यक्ति जो है वो मुख्यतः दो चीजों से डिफाइन किया जाएगा, एक जात होगा और दूसरा सवार होगा। ध्यान से समझिएगा, एक जात होगा दूसरा सवार होगा। हिंदी में भी जात कहते हैं और सवार कहते हैं। ये क्वेश्चन यहां से हर साल परीक्षा में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, एग्जाम्पल समझिएगा। कहा जा रहा है कि अ मनसबदार विथ 5000 जात एंड 2000 सवार, यानी कि एक मनसबदार है तो उसके पास 5000 का जात हो सकता है, 2000 का सवार हो सकता है, 3000 का जात हो सकता है, 2000 का सवार हो सकता है। ठीक है, और इसी जात टर्म से क्या पता चलेगा, उसका रैंक पता चलेगा कि आर्मी में वह किस रैंक का अधिकारी है। जात से याद रखिएगा, जात रैंक डिसाइड करेगी, सवार रैंक डिसाइड नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ रहे हैं कि जात रैंक डिसाइड करेगी, सवार रैंक डिसाइड नहीं करेगा। कहा जा रहा है कि द सैलरी ऑफ मनसबदार वाज बेस्ड ऑन हिज जात, क्योंकि जात से ही रैंक डिसाइड होगा और उसी से आपकी सैलरी डिसाइड होगी। सवार से रैंक का और सैलरी का मतलब नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवेंद्र जी पूछ रहे हैं कि सर क्या रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा। मानवेंद्र जी, इस पर विचार किया गया था, तो जो कंक्लूजन निकल के आया है वो यही आया है कि आप लोग बताएंगे कि क्या चाहते हैं आप लोग। ठीक है, अभी हम लोग इस पर निर्णय नहीं ले पाए हैं, आप लोगों की विचार विमर्श के लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हम
कोई कह रहा है सर हम लोग हाउस वाइफ हैं, कोई कह रहा है हम वर्किंग हैं, कोई कह रहा है नॉन वर्किंग है। अच्छा बात करते हैं, कहा जा रहा है कि द सवार रेफर टू कैवलरी मैन, मनसबदार हैड टू मेंटेन, मनसबदार आल्सो हैड टू कीप हॉर्सेस रेडी। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सवार है, सवार, आपने घोड़े की सवारी करी होगी ना, तो घोड़े की सवारी कर रहे हैं तो आप सवार हैं, तो कहा जा रहा है कि कैवेलरी मैन, कैवेलरी मैन है, वुमेन इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि मिलिट्री आर्मी में आप सब जानते हैं कि वहां पर उस टाइम पर महिलाएं शामिल नहीं होती थी, लड़ने के लिए हमेशा पुरुष बाहर जाते थे ना। तो कैवेलरी मैन है, तो सवार का मतलब यहां पर मान लीजिए 2000 सवार है ना, इसका मतलब है कि उस मनसबदार के पास 2000 व्यक्ति हैं जो घोड़ा लेकर के हर समय युद्ध के लिए तैयार हैं, जरूरत पड़ने पर मुगल एम्परर के साथ युद्ध में चले जाएंगे। प्लीज राइट इन द कमेंट कि ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को कि मनसबदार, मनसबदारी और साथ में यहां पर कैवेलरी मैन। क्लियर हो रहा है? फटाफट कमेंट करिएगा। जात और सवार समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जात और सवार में मैं एक बार फिर से आप लोगों को बुलेट देता हूं, क्या? डिनोट द रैंक इन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में जात से आपका रैंक डिसाइड होगा, जात से आपकी सैलरी डिसाइड होगी, और कैवेलरी मैन का मतलब हो गया सवार जिसे मनसबदार को मेंटेन करना होगा। यानी कि आपके पास 2000 सवार हैं तो इसका मतलब है जरूरत पड़ने पर 2000 सैन्य टुकड़ी लेकर के आप, घुड़सवारी सेना लेकर के आप वहां पर प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपका हो गया जात और सवार का। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं कि इवन इफ द सवार रैंक वाज हायर, द मनसबदार्स पोजीशन इन द ऑफिशियल हायरार्की वुड नॉट बी अफेक्टेड। यदि कहा जा रहा है, जैसे एक बात को समझना कि यदि किसी का सवार रैंक ज्यादा भी है ना, तब भी उसकी हायरार्की में पद नहीं बढ़ेगा। पद नहीं बढ़ने का मतलब क्या हो गया? पद किससे डिसाइड हो रहा है? जात से। यदि जात, जैसे मान लीजिए कि एक्स और वाई दो लोग हैं, एक के पास 2000 जात है और एक के पास 3000 जात है, दोनों के पास सवार की संख्या मान लीजिए समान है, तो 3000 जात वाले का रैंक ज्यादा हो जाएगा। सवार की संख्या ज्यादा भी हो जाए तब भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा जो गेम डिसाइड होगा वो किस पर होगा? जात पर होगा, मनसबदारी के अंदर। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो एक तो पूछा जाता है अमीर कौन होते थे? अमीर, जहां मुझे लगेगा कि हिंदी में कुछ ऐसा है तो मैं बता दूंगा क्योंकि टर्मिनोलॉजी बड़ी बेसिक है। कहा जा रहा है कि दोज मनसबदार्स हुज रैंक वाज 1000 और बिलो, यानी कि 1000 से कम रैंक वालों को अमीर कहते थे। 1000 या 1000 से कम रैंक वालों को क्या कहते थे? अमीर कहते थे। ग्रेट अमीर कौन होते थे? जो बड़े अमीर होते थे। दोज मनसबदार एबव 1000 एंड कॉल्ड अमीर अल कबीर। ध्यान दीजिएगा, अमीर अल कबीर का मतलब क्या हो गया कि इनके पास 1000 से अधिक का मनसब था। और इसी प्रकार से अमीर ऑफ अमीर्स जो होते थे, कहा जा रहा है कि सम ग्रेट अमीर्स हुज रैंक वर एबव 5000। आप देखेंगे जब जहांगीर के टाइम पर, आप देखेंगे शाहजहां के टाइम पर, आप औरंगजेब के टाइम पर देखेंगे तो मनसबदारों की संख्या बढ़ेगी। समझ रहे हैं? अभी इसकी कुछ अपनी गुण और दोष भी हैं, मैं वो भी आपको समझाता हूं कि मनसबदारी किस प्रकार से मुगलिया सल्तनत को मजबूती से पकड़ी हुई थी और किस प्रकार से मनसबदारी ने मुगलिया सल्तनत को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाई, तो वो भी मैं आपको समझाता हूं, आराम से देखिएगा। कहा जा रहा है कि मनसबदारों का कंपनसेशन ऑफ मनसबदार्स। ठीक है, तो कंपनसेशन कह लो, सैलरी कह लो, तो हमने आपको शुरू में बताया कि ये नकद के फॉर्म में हो सकता है या फिर जमीन के फॉर्म में हो सकता है। यदि जमीन के फॉर्म में है तो वही जागीर हो जाएगा और उसका राजस्व उनको दे दिया जाएगा और उनके वेतन के बराबर एडजस्ट कर दिया जाएगा। यहां पर एक टर्म आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 5000 जात का मनसब है और आपकी सैलरी फिक्स हुई कि आपको 10,000 रुपए महीने मिलेंगे, तो 10,000 रुपए महीने आप कैश के फॉर्म में लेकर के क्या करोगे? बेहतर होगा कि आप एक लैंड एरिया ले लीजिए जितने में 10,000 रुपए का प्रोडक्शन होता हो। तो आपको मान लीजिए 10 एकड़ खेत दे दिया गया, अब उसमें आपका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन सपोज दैट कि प्रोडक्शन का जो अमाउंट आया वो 10,000 रुपए महीने से ज्यादा का निकल के आ रहा है, 12,000 15,000 रुपए आ गया, तो जो एक्स्ट्रा निकल के आएगा वो आपको क्या करना पड़ेगा? वो आपको सीधे सीधे मुगल बादशाह के खजाने में यानी मुगल कोर्ट की ट्रेजरी में जमा करना होगा। यानी कि आपकी सैलरी भर का आप अपने पास रख लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे आप क्या करेंगे? मुगल ट्रेजरी में जमा कर देंगे। और इस कॉन्सेप्ट को कहा गया फवाजिल। क्या कहा गया? फवाजिल कहा गया। जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मनसबदार की सैलरी कैसे उसको मिल रही है और फवाजिल क्या है वो आपको समझ में आ रहा है? फवाजिल या फाजिल दोनों में से कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। फवाजिल कहा गया, तो फवाजिल क्या होगा? आपकी सैलरी के अलावा आपकी जागीर से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो रेवेन्यू आपने सरकार के खजाने में जमा करना है, उसे कहते हैं फाजिल या फवाजिल। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स,
शुभांशु राणा है और शिखर पांडे हैं, हिमांशु निगम है, मानवेंद्र सिंह हैं, बहुत सारे लोग हैं क्लास में, अनिल कुमार हैं। फटाफट जल्दी से कमेंट करते रहेंगे और बताते रहेंगे मुझे कि जो बात मैं बता रहा हूँ ये फवाजिल क्या है, वो आप सबको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी में जात, सवार, फवाजिल, आपकी वेतन कैसे मिलेगी, ये सब आपको समझ में आ गया है। और ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैसे समझिएगा, पहले इस पॉइंट को समझ लो, फिर इस पर आते हैं। कहा जा रहा है कि वेतन के रूप में उन्हें अपनी जागीर से आय का एक हिस्सा दिया जाता था। मनसबदार अपने द्वारा नियोजित घुड़सवारों के वेतन का भुगतान करता था। ठीक है, यानी कि जो घुड़सवारों को आपने रखा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। उसका मतलब सीधे बादशाह से नहीं है, अकबर से कोई मतलब नहीं है कि अकबर का मनसबदार कितना वेतन अपने घुड़सवार को देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जैक्टली प्री डिसाइडेड सैलरी होती थी और जो एक्स्ट्रा है वो फवाजिल है प्रियांशु, लेकिन वो फवाजिल कहां जमा करना है, मुगल कोर्ट के खजाने में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कैसे देखिए, कैसे एक बात समझिएगा, यदि आपसे डायरेक्ट कोई सैलरी ले रहा है, यानी कि आप सैलरी पे कर रहे हैं किसी को, भले ही उस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उससे सैलरी पाने वाला कभी मिलता ही नहीं है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो उस व्यक्ति को सैलरी दे रहा है ऑटोमेटिकली वो उसकी बात ज्यादा मानेगा। इस बात को गंभीरता समझिएगा, यानी कि जो घुड़सवार हैं वो मनसबदार से ज्यादा कनेक्टेड हैं एज कंपेरिजन टू मुगल बादशाह, या मुगल बादशाह के जो बड़े अधिकारी हैं, वजीर हैं और जो मीर बख्शी हैं, उनसे वो ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। ऐसे में जब मुगलिया सल्तनत में मुगल बादशाह कमजोर होगा तो जो घुड़सवार हैं वो घुड़सवार किसकी बात मानेंगे भाई, मनसबदार की बात। और मनसबदार मजबूत इतना ज्यादा होगा कि वो क्या कहेगा, वो मुगल बादशाह से कहेगा कि तुम जाओ अपना काम करो, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे रहे हैं, हम ही राजा हैं यहाँ के, तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये बात आपको समझ में आ रही ना, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मुगलिया सल्तनत के टूटने के समय, हाँ जीतू जी कह रहे हैं कि सर जैसे सवार का मतलब कैवेलरी मैन, वैसे जात 5000 ये 3000 का क्या मतलब। ये रैंक डिसाइड कर रहा है कि आपको ये पर्टिकुलर किसी चीज के मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहा है, ये रैंक डिसाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर कैपेसिटी। ठीक है, हाँ वही बता रहे हैं। ठीक है शिखर पांडे, वो रैंक है, जात का मतलब ही था, सीधे सीधे रैंक बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ मुझे कि आप लोगों को मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है कि जब मुगलिया सल्तनत टूटेगी तो किस प्रकार से मनसबदारी प्रणाली उसके टूटने में एक बड़ा कारण बन जाएगी, है ना। क्योंकि जो घुड़सवार हैं वो मनसबदार की बात ज्यादा सुनेंगे, मुगलिया सल्तनत के जो बादशाह हैं उनकी बात ही नहीं सुनेंगे वो। चलिए, इसके अलावा अब यहां पर दो बातें हमने आपको बता दिया कि जो नकद के रूप में वेतन दिया जाएगा उसे नकदी कहा जाएगा, और जो जागीरें अलॉट करी जाएंगी वो जागीरदारी प्रणाली को शुरू करेंगी। लेकिन हमने क्या कहा कि मनसबदारी तो वंशानुगत थी ही नहीं, तो जो जागीरदारी बनेगी वो भी वंशानुगत नहीं बनेगी। और यहीं पर एक चीज समझिएगा कि यदि किसी के पास पहले से बहुत उस एरिया में लैंड है तो ऑटोमेटिकली वो लैंड उसके बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो जमींदारी प्रणाली होगी। जैसे कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसे बड़े लोग होंगे जिनके पास बहुत भारी मात्रा में लैंड है और वो वंशानुगत है। मेरी बात को समझना, आपके दादाजी से आपके पिताजी को, आपके पिताजी से आपको, और आपसे आपके बेटे को जो मिलता जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि मैं XYZ क्षेत्र का जमींदार हूं, या हमारे दादाजी की जमींदारी थी। तो जमींदारी वंशानुगत होती है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। लेकिन मनसबदारी वंशानुगत नहीं है और इस वजह से जागीरदारी भी वंशानुगत नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। देव जी कह रहे हैं कि सर शानदार क्लास है सर जी, सब समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, है ना। तो मनसबदारी पर हमने सारी बातें आपसे कर लिया है। आइए देखते हैं अब अगला पॉइंट देखिएगा, और यही देखेंगे तो आगे बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा। दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही ना हिंदुस्तान के मुसलमानों को तुर्क मुसलमान अपने बराबर तो मानते नहीं थे। उन्हें लगता था कि इंडियंस हैं ये तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, या ट्रांसफॉर्म्ड हैं, या हाइब्रिड हैं, ये ओरिजिनल मुसलमान नहीं है उनकी नजर में। तो तुर्क नोबिलिटी जो थी, एक तरीके से तुर्क नोबिलिटी हमेशा से अपने आप को पावर में रखना चाहती थी। इसीलिए देखिए कहा जा रहा है कि अधिकांश मनसबदार मध्य एशियाई तुर्क थे, या वो फारसी थे, या वो अफगानी मूल के अप्रवासी थे। कुछ भारतीय भी नियुक्त किए गए थे, लेकिन भारी संख्या में जो बड़े मनसबदार थे वो क्या थे, तुर्क थे। मेरी बात समझ में आ रही ना। और ये असंतोष का कारण बनेगा जब आगे मुगलिया सल्तनत टूटेगी, क्योंकि भारत के लोग क्या चाहेंगे कि हमको कमांड देने वाला कोई व्यक्ति ऐसा हो जो भारतीय हो। समझ आ रही होगी आपको मेरी बात। इसका भरपूर फायदा जो बंगाल का शासक होगा, जिसने बंगाल को बंगाल राज्य के रूप में स्वतंत्र स्थापित किया था, नाम आप लोग हमें कमेंट करके बताइए,
कि किसने बंगाल राज्य को स्वतंत्र स्थापित किया था, वो इसका भरपूर फायदा उठाएगा कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन में वो भारतीयों को शामिल करके बंगाल को इंडिपेंडेंट करेगा और बंगाल के खजाने को बड़ा मजबूत करेगा। समझ आ रही बात मेरी ना आप लोगों को? इसका मतलब एक चीज और क्लियर आप लोग जान लें कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट टू मेमोराइजिंग द फैक्ट्स कि हम याद कर लेंगे और उसी से काम चल जाएगा, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जरा देखते हैं जहांगीर के अधीन मनसबदारी क्या कह रही है। तो जहांगीर के अधीन मनसबदारी में बहुत वृद्धि हुई, 12,000 से बढ़कर के मनसबदार 40,000 हो गए, ठीक है, और मनसबदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि मुगलिया सल्तनत का जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बड़ा हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया पीसीएस में और आईएएस में कि जहांगीर के टाइम पर ये 2 अस्पा और सिंह अस्पा मनसबदारी सिस्टम के अंदर जोड़ा गया, इसका क्या मतलब था? तो इसका मतलब समझाने के लिए हमने आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्लाइड लगाई है, देखिए ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, मैं जानता हूं, ईमानदारी से बताइए घटना चक्र पढ़ते समय कितने लोगों ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा क्वेश्चन देखा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन शायद वहां पर आप समझ ना पाए होंगे कि ये क्या है सिंह अस्पा और 2 अस्पा, है ना? जल्दी से कमेंट करिएगा फटाफट, देखेंगे ध्यान से। कहा जा रहा है नहीं मीर कासिम नहीं भाई, मीर प्रियांशु जी, मीर कासिम ने नहीं स्थापित किया था बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में, भाई मुर्शिद कुली खान बताया जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखें यहां पर क्या है कि 2 अस्पा एंड सिंह अस्पा वाज अ रैंकिंग सिस्टम फॉर नोबेल्स इन द मुगल एरा। मुगल एरा के अंदर नोबेल्स की रैंकिंग सिस्टम थी सिंह अस्पा और 2 अस्पा, और कहा जा रहा है कि यह अलाउ करती थी कैसे, जो ट्रूपर्स थे विदाउट इंक्रीजिंग देयर जात। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 अस्पा का मतलब 2 गुना और सिंह अस्पा का मतलब 3 गुना। मैं यहीं पर लिख देता हूं, आप मेरी बात समझ जाएंगे, ठीक है। 2 अस्पा का मतलब 2 गुना और सिंह अस्पा का मतलब 3 गुना। यानी कि आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि यदि आपके पास 3,000 का जात है, 3,000 का जात है और 2,000 का सवार है, तो आपके ऊपर यदि 2 अस्पा लागू किया जा रहा है या 2 अस्पा को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आपके पास अब जो सवार की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी साहब? 4,000 सवार हो जाएंगे, यानी कि 2 अस्पा सिस्टम लागू हो गया। और सिंह अस्पा लगाएंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 6,000 सवार हो जाएंगे। तो जब 6,000 सवार या 4,000 सवार लेकर के आप खड़े रहोगे जहांगीर के लिए, तो जहांगीर को लगेगा कि आप एक बहुत अच्छे मनसबदार हो, बहुत बढ़िया मनसबदार हो, और आपका रैंक वो आगे प्रमोट करेगा, है ना। यहाँ पर इससे डायरेक्ट सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं कि साहब आप चिंता ना करो, हमारे पास 2,000 सैनिक हैं तो हम 3,000 उसको कर देंगे, 5,000 कर देंगे, 8,000 कर देंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रैंक आपके बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये क्लियर हो गया सब कुछ? 2 गुना और 3 गुना वाली बात हमने आपको समझा दी, तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। शाहजहां के टाइम पर ये बढ़ता चला गया, याद रखिएगा, है ना। खूब वृद्धि हुई इसमें, ये सब आपके लिए हमने इसमें डाल दिया है, आराम से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो समझाने वाला पॉइंट है उसी पर हमारा फोकस होगा। ये पीडीएफ इसीलिए रखी गई है कि आप एक नजर भी देखें तो कम से कम वो पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लिक करते रहें, ठीक है। लगातार वृद्धि हो रही थी, लगातार वृद्धि हो रही थी, और आप यकीन मानिए कि औरंगजेब के टाइम तक जाते जाते मनसबदारी सिस्टम इतनी बड़ी हो गई कि उसके मरने के बाद यही मनसबदारी सिस्टम क्राइसिस, इसी को कहते हैं मनसबदारी और जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस क्रिएट हुई और पूरी की पूरी मुगलिया सल्तनत टूट गई और समाप्त हो गई। तो कहते हैं ना कि किसी चीज को बनाने में कभी कभी जिस चीज का हाथ होता है, कभी कभी वही चीज उसके लिए घातक हो जाती है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक का लास्ट पेज है, फटाफट, और इससे मत घबराएगा कि किसी टॉपिक पर ज्यादा समय लग रहा है, किसी पर कम, क्योंकि कोई टॉपिक अच्छा होगा तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, ठीक ना। तो देखेंगे सबसे पहला पॉइंट इसमें जो है इसके गुण, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें तो बहुत क्लियर सी बात है कि एक विशिष्ट प्रणाली थी, एक बढ़िया व्यवस्था थी जो मुगलिया सल्तनत को मजबूती से पकड़े हुई थी और चला रही थी, ठीक है। दूसरी बात हम करें तो इसने जाति व्यवस्था और सामंतवाद को कमजोर किया। जाति व्यवस्था और सामंतवाद जब कमजोर होगा, क्योंकि सैनिक जब जाएगा सेना में तो वहां उसकी जाति देख करके नहीं रखा जा रहा है, सैनिक के रूप में रखा जा रहा है, ठीक है। जात या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था मनसबदारी सिस्टम में, तो इस वजह से एक अच्छी बात थी। और उसी समय कहा जा रहा है कि 2 प्रमुख खामियां थी, इस वजह से मनसबदारों के लिए सभी जातियों और सभी धर्मों के सैनिकों की नियुक्ति करना अनिवार्य हो गया था। तो सभी जातियों और सभी धर्मों के सैनिक जब इसमें इन्वॉल्व होंगे मनसबदारी में, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ध्यान से जो इसकी कमियां हैं, कमियों पर हम बात करें तो बहुत क्लियर सी बात है, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक राष्ट्रीय सेना नहीं बन पा रही है। ऑल इंडिया मुगल एम्पायर जिसे आप कह रहे हैं वो तब बनता जब सेना सीधे सीधे बादशाह के लिए काम करती है। जैसे आप कहते हैं ना रॉयल, जैसे आप कहते हैं इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी का मतलब कि वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं।
अब वही पता चले कि थोड़ी सी आर्मी राहुल गांधी जी की है, थोड़ी सी मोदी जी की है, थोड़ी सी किसी और जी की है, तो फिर वो मजा नहीं आएगा ना, ऑल इंडिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा है। तो एक मनसबदारी प्रणाली का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इसमें ऑल इंडिया कॉन्सेप्ट नहीं था। दूसरा यदि बात करें तो मनसबदार अपना वेतन बादशाह से प्राप्त करते थे और अपने सैनिकों में बांट देते थे, अतः सैनिक राजा की तुलना में मनसबदारों के प्रति अधिक वफादार हो गए, ये कारण बना। समझ रहे हैं आप। और कभी कभी इस बात को बड़ा गहराई से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आप मनसबदार हैं और कहा गया कि वेरीफाई कराओ कि जो 3000 सवार आपके पास हैं वो अभी हैं, तो 3000 सवार है ही नहीं है, तो सड़क पे कोई आदमी जा रहा है तो तुरंत पकड़ के उसका हुलिया बना दिए सैनिकों वाला और कह दिए भाई ये भी है, लेकिन लड़ने में तो वो काबिल नहीं है। इसका मतलब है इसमें करप्शन और ग्रीड इन्वॉल्व हो गया था कि भाई मनसबदारी बड़ा दिखाओगे तो बड़ी जागीर मिलेगी, और जहां पर करप्शन और ग्रीड इन्वॉल्व होगा ऑटोमेटिकली वो बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी बात जल्दी से मुझे कंक्लूड करने दीजिए और फटाफट सभी लोग बताइए कि क्या पहला टॉपिक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया मनसबदारी प्रणाली में, जात सवार मनसब मनसबदार मनसबदारी जागीरदारी जमींदारी कौन इंट्रोड्यूस किया, कब आया, कहाँ का मेथड है और कब बढ़ा, सिंह अस्पा दो अस्पा, सब क्लियर है? कोई समस्या जल्दी से बता दीजिए। फटाफट सभी लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। परासरण और प्रसार इंग्लिश में देखेंगे, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, साइंस का पहला टॉपिक है 500 टॉपिक की सीरीज में, बहुत बढ़िया से हम आपको कवर करेंगे। बस आप तसल्ली से पढ़ते रहें और लगातार कोशिश करिएगा कि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, और लाइव देखें ज़्यादा बढ़िया रहेगा, रिकॉर्डेड का देखते हैं। चलिए सबसे पहले ऑस्मोसिस को समझते हैं, एकदम की पॉइंट पर फोकस करते हैं, 2 मिनट का काम है ये। डिफिनीशन पर आते हैं। कहा जा रहा है कि द प्रोसेस इन विच प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या कहा गया भाई? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कहा जा रहा है कि एक प्योर सॉल्वेंट यानी कि जो एकदम शुद्ध विलायक है, ध्यान देंगे, जो शुद्ध विलायक है वो क्या कह रहा है कि इसके कण कम सांद्र विलयन की ओर से उच्च सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए स्वतः प्रवाहित होते हैं, उसे परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस। बहुत बढ़िया टॉपिक है, देखिए जरा ध्यान से। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ये बताइए, आप लोगों ने ये तो देखा होगा ना कि पौधों की जो जड़ें होती हैं, यहां से पानी चढ़ करके पौधों के अंदर जाता है, तो जो पानी यहां से पहुंच रहा है, आपने यहां पर पानी रख दिया तो भाई पानी जो है वो प्योर सॉल्वेंट हो गया, और प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहां पर जा रहे हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा देखा है कि गमले में एक फूल का पौधा लगाया और गमले में ढेर सारा पानी डाल दिया तो इतना पानी आ गया कि पानी इस पौधे की पत्तियों से नीचे बरसात के जैसा, सावर के जैसा टपक रहा है? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पौधे को जितनी आवश्यकता थी पानी उतना ही एब्जॉर्ब हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये पानी आगे जा रहा था, एक टाइम आया जब उधर से ऑस्मोटिक प्रेशर लगा और पानी जाना बंद हो गया। समझ रहे हैं आप? तो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताता हूं, लेकिन ये घटना ऑस्मोसिस की है। प्योर सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कमेंट करिए कि बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन है? इसी प्रकार से जो कहा जा रहा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स श्रिंकिंग ड्यू टू डिहाइड्रेशन, जो आपका फल और सब्जियां हैं डिहाइड्रेशन के कारण क्या होती हैं? श्रिंक हो जाती हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से ब्लड सेल श्रिंक करते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, ब्लड सेल ब्रस्टिंग होती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या है मैं समझाता हूं, कुछ और एग्जाम्पल आप समझिएगा, ठीक है? कमेंट करते रहिए, प्लीज कमेंट करते रहें। कहा जा रहा है कि रेजिन इन वाटर, तो रेजिन स्वेल्स व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर बिकॉज वाटर मूव्स इनटू देम। ध्यान समझिएगा, जब आप किशमिश को भिगोते हैं तो वो फूल जाता है, रात भर पानी में किशमिश को भिगो दिया तो वो फूल गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया है भाई? पानी उसके अंदर चला आया, प्योर सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में एंटर कर गया है। फिर क्या कहा जा रहा है इसके बाद? गार्गलिंग साल्ट वाटर। कई बार देखिएगा कि गले में दर्द होने लगता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी में नमक मिला करके और उसको गार्गल करते हैं। आप तो गार्गल करते हैं तो गले का दर्द कैसे ठीक हो जाता है भाई? गले, अब देखो ध्यान समझिएगा, कहा जा रहा है कि गार्गलिंग साल्ट वाटर कैन रिड्यूस थ्रोट पेन एंड स्वेलिंग बिकॉज साल्ट वाटर हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देन सेल्स ऑफ द थ्रोट्स। जो आपके गले की कोशिकाएं हैं उनके सांद्रण से, उनकी कोशिकाओं के सांद्रण से कहा जा रहा है
कि जो साल्ट वाटर आपने ले लिया है इसका जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है, वो कम है ना, लोअर है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन का जो मूवमेंट है ये आपको आराम दिला रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। फिर रूट्स एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल, ये बता दिया हमने आप लोगों को किस तरीके से वो रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक इसी प्रकार से फूड प्रिजर्व्ड इन शुगर सोल्यूशन, ये भी ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल है। एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बनेगा, याद रखिएगा। फिर कहा जा रहा है कि री एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, जो हम लोग खाते हैं उसका जो री एब्जॉर्प्शन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स, जैसे मान लीजिए आपने पालक खाया है तो पालक से आयरन आपके ब्लड में पहुंचा है। आपने गेहूं की रोटी खाई है तो कार्बोहाइड्रेट कैसे हमारे बॉडी में पहुंच रहा है, प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं वो कैसे री एब्जॉर्ब हो रहा है, तो भी ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल है। इस पॉइंट्स को सारे आप याद रखना, और ये सब बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, मल्टीपल ऑप्शन जनरेट करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमने आपसे कहा कि सोल्यूशन हम देख रहे हैं थोड़ा सा, जो ऑस्मोसिस के अंदर जो सोल्यूशन की बात होती है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन, तीन सोल्यूशन आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में। कभी कभी यूपीएससी ने तो कई बार पूछा है। पिछला जो आरओ का पेपर हुआ था 2023 का, जो पेपर लीक हुआ है 2024 में फरवरी महीने में, उस पेपर को देखने से ऐसा लगता है कि वो कभी भी आपसे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक पूछ सकते हैं। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को देख के घबराइएगा नहीं, जब वो पेपर हिंदी में आता है देवनागरी लिपि में उस पर लिखा रहता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, याद रखेंगे। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है कि वाटर फ्लो इनटू सेल्स एंड मेक्स देम स्वेल। ध्यान दीजिएगा, वाटर फ्लो इनटू सेल्स यानी कि सेल में वाटर जाएगा और उसको फुला देगा, स्वेलिंग कर देगा। यहीं पर हाइपरटोनिक क्या कह रहा है कि ऑस्मोसिस मेक्स वाटर फ्लो आउट ऑफ सेल्स। ध्यान दीजिएगा, हाइपरटोनिक का मतलब हो गया कि सेल के बाहर निकल करके चला जाएगा लिक्विड, तो इस वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, वो वहां पर श्रिंक कर जाएगा, मतलब कि श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा आकार। ठीक है, समझ रहे होंगे बात को। तो वो हाइपरटोनिक हो गया और पहला वाला केस हाइपोटोनिक का हो गया। आइसोटोनिक क्या है, सेल वॉल्यूम्स स्टे द सेम बिकॉज द नेट फ्लो ऑफ वाटर इन बोथ डायरेक्शंस इज बैलेंस्ड। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो भाई, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक तीनों समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक में फूल करके बड़ा हो जाएगा, दूसरे में सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा और तीसरे में बराबर रहेगा। ठीक है ना, ऑस्मोसिस के तीनों केसेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं, ये हमने आपको समझा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि यह वो प्रेशर है जो क्या करता है, ऑस्मोसिस को रोक देता है। इसका मतलब है कि ऑस्मोसिस एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण लिक्विड का प्रवाह क्या हो रहा है, वहां पर बंद हो जा रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हमने आपके लिए रखा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जब आपने बहुत देर तक पानी में काम किया है तो इस प्रकार से फिंगर्स आपके ऐसे श्रिंक हो गई हैं। प्लीज कमेंट करिए, सभी लोग बताइए मुझे। और जो लोग बाद में रिकॉर्डेड यदि देखते हैं तो वो लोग भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि ऐसा हुआ है कि नहीं, और जब हुआ तो फिर क्यों नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्यों ऐसा नहीं हुआ कि यदि ऐसे फिंगर्स को पानी में ही रखा जाए तो पूरी उंगलियां उसमें डिजॉल्व हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसका एक, क्योंकि हमने कहा ना कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक टाइम पर आके वर्क करेगा और उसके बाद फ्लो रुक जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, देव जी ने कहा कि सर एक बार प्लीज बता दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे पौधों में आपने पानी डाला तो पानी ढेर सारा उनकी जड़ों के पास यदि आपने रख दिया तो ऐसा नहीं होगा कि पौधा सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले और अपने पत्तियों से उसको शावर के जैसा टपकाना शुरू कर दे। पौधे की एक लिमिट है और वो लिमिट कहाँ पूरी हो रही है, जैसे ही फ्लो पानी का हो रहा है पौधे की तरफ, एक टाइम आ रहा है जब पौधे को अब डिमांड नहीं है तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू पानी जा रहा था उस पार, उधर से एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है पौधे की तरफ से, और उसी प्रेशर को आप क्या नाम देते रहे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस प्रकार से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है, रोक दे रहा है ऑस्मोसिस को, बैलेंस कर दे रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन क्या है, तो देखो डिफ्यूजन इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में कुछ खास फर्क नहीं है। आप ऐसे समझो कि आपके खाने, आपके घर के किचन में यदि बढ़िया कोई भोजन बन रहा है तो उसकी महक पूरे घर में फैल रही है ना, चाह के भी आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं, है वो भी ऑस्मोसिस ही, लेकिन वो उसका वो ऑटोमेटिक नहीं है कि इतना ही फैलना है। वो डिपेंड करता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का क्या कंसंट्रेशन है जहां पर वो डिफ्यूज हो रहा है। अभी मैं आपको एक फार्मूले समझाता हूं, आप ये समझिएगा कि दिस इज आल्सो स्पेशल केस ऑफ ऑस्मोसिस, लेकिन ये अनऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये रुकेगा नहीं। जैसे आपने स्प्रे कर दिया, परफ्यूम स्प्रे कर दिया घर में, तो परफ्यूम की पूरी जो स्मेल घर में फैल जा रही है। अगरबत्ती आपने जला दिया गुड फ्रेग्रेंस वाली, तो पता चल रहा है कि पूरे घर में आपके अच्छी सी खुशबू आ रही है, लेकिन वो चाह करके भी आप कम या ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे आप ये सोचें कि पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाएगी
तो उसके बाद ऑटोमेटिक अगरबत्ती बुझ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, वो धुआं निकलता रहेगा और फैलता रहेगा ना। ये बात आप लोगों को समझना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे। तो ये इसे डिफ्यूजन कहते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एग्जांपल होता है आप परफ्यूम स्प्रे कर दें, चाय या कॉफी आपके घर में स्मेल कर रही है, तो ये पूरा डिफ्यूजन का एग्जांपल है। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, इसकी कोई आवश्यकता आप लोगों के लिए नहीं है ना, ठीक है, चलिए। हाँ जी, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ग्राम्स लॉ किससे रिलेटेड है, क्योंकि मैंने देखा कि साइंस के काफी अच्छे टॉपिक पिकअप किए गए थे पिछले बारी आरओ और उससे पहले पीसीएस के एग्जामिनेशन के अंदर। तो जो ग्राम का नियम है ना, ग्राम का नियम किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम का नियम जो है वो डिफ्यूजन से संबंधित है, और ये थॉमस ग्राम ने इसको स्पेकुलेट किया था, डिराइव किया था 1848 में। और ये क्या कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2 अपॉन m1। और ये दोनों क्या है भाई, ये मोलर मासेस से याद रखिएगा। तो आपको बस मोटे तौर पर याद रखना है कि ग्राम का नियम डिफ्यूजन से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस के एग्जांपल हमने सफिशिएंट आपको दे दिए, डिफ्यूजन हमने आपको समझा दिया। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बस मोटे तौर पर आपको याद ये रखना है कि डिफ्यूजन ऑटोमेटिक नहीं है। यदि मान लीजिए कि एग्जांपल से कि यदि कोई इंक है, इस मार्कर में सपोज दैट इंक हो, और किसी पानी की बोतल में हम इसके टिप को डाल दें, तो जितना का जितना इंक यहाँ पर है ना, वो सारा इंक उस पानी में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी का कलर थोड़ा सा काला हो गया तो उसके बाद वो रुक जाए, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वो कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगी है जो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू रोकेगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या कह रही है तृप्ति शुक्ला, क्या कह रहे हैं भाई, ठीक है तृप्ति जी, एक बार जरा और बताइएगा, कमेंट आपका मुझे बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, छोटा था, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आएगा, और बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या है, रेपो रेट और बैंक रेट। देख रहे हैं आप लोग, कहने के लिए एक टॉपिक है लेकिन दो दो टॉपिक का कंपेरिजन चल रहा है। तो पहले तो ये समझो आप लोग कि ये बैंक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमी का, वो क्या है, रेपो रेट है, और ध्यान दीजिएगा रेपो रेट है, और हमने कहा आपसे कि रिवर्स रेपो रेट नहीं है, रेपो रेट एंड बैंक रेट है, याद रखिएगा बैंक रेट है। तो पहले तो ये समझिए कि हमारे देश में एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें पूरा देश चल रहा है, और उस इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास एक केंद्रीय बैंक है जिसे आप आरबीआई कहते हैं, ठीक है। आरबीआई की जिम्मेदारी है कि देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। आरबीआई की प्रमुख जिम्मेदारी है क्या, कि देश में वित्तीय स्थिरता बनी रहे। वित्तीय स्थिरता का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा ना बढ़ने पाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि आम आदमी आसानी से अपना जीवन जी सके। वित्तीय स्थिरता को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की। और ये कैसे कंट्रोल करेगा, बेसिकली ये कंट्रोल करेगा महंगाई को नियंत्रण करके, मार्केट में कैश फ्लो को रोक करके, मार्केट में मनी लिक्विडिटी को, धन तरलता को नियंत्रण में रखेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, धन तरलता को नियंत्रण में रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा काम होगा। अब इसके लिए आरबीआई जो बेसिकली यूज करता है टूल्स, वो क्या होता है, वो होता है रेपो रेट। याद रखिएगा, आरबीआई बेसिकली जो टूल्स यूज करता है उसके लिए क्या, रेपो रेट। लेकिन इसी के पैरेलल एक टर्म हम लोग समझते हैं बैंक रेट। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं कंफर्म कर दूं कि रेपो रेट को ही हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है भाई, हिंदुस्तान में इसको बेंचमार्क रेट कहा जाता है, याद रखेंगे। यानी कि इसी पर सब कुछ डिसाइड होगा। यदि रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, और रेपो रेट घटाया जाएगा तो लिक्विडिटी फ्लो बढ़ेगा। तो रेपो रेट और बैंक रेट आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन रेपो रेट बेंचमार्क रेट है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। रेपो रेट से ही सब कुछ डिसाइड हो रहा है हिंदुस्तान में कि मार्केट का फ्लो कैसा होगा पैसे का। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर रेपो रेट क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को उधार देता है। बहुत सीधी सी बात है कि आप बैंक से उधार लेकर के आते हैं तो बैंक के पास कोई नोट छापने की मशीन नहीं है जी। आरबीआई ने दिया किसको भाई, कॉमर्शियल बैंकों को उधार दिया लोन, और जब आप बैंक से लोन लेकर के आते हैं तो आपको ब्याज देना पड़ता है ना। ठीक इसी प्रकार से जब बैंक आरबीआई से पैसा लेकर के आएंगे तो ये बैंक वाले भी क्या करेंगे, इनको देंगे ब्याज या इंटरेस्ट देंगे। यानी कि आरबीआई के पास जाएगा पैसा, और जिस दर पर जाएगा, जिस रेट पर जाएगा, उसी रेट को हम क्या कह देंगे, रेपो रेट। यानी कि एक लाइन में मेरी बात को समझना, द रेट एट विच, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को क्या देती है, आरबीआई बैंकों को देती है लोन,
वह ब्याज दर क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है। द रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक इज नोन एज रेपो रेट। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट आर यू गेटिंग माई पॉइंट और बीइंग कंफ्यूजन। प्लीज कमेंट करिए। सर आपने बताया था कि रूम को बंद करें करें कर देंगे तो धूप बत्ती जला देंगे तो धुआं हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो धुआं हो जाएगा ना, तो धुएं के लिए तो जलाया था ना, धुआं धुआं कर देंगे कमरे के अंदर धूप बत्ती जला के, अच्छी बात तो है। लेकिन इसका हमने ये नहीं बताया था कि यदि आप कमरे को बंद कर दें, धूप बत्ती जलाते रहें तो ऑटोमेटिक वो धूप बत्ती बंद हो जाएगी ना। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस कल कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। इस पर रिवर्स कोई भी कॉन्सेप्ट उठाएंगे तो पूरा, क्योंकि देखिए टाइमर चल रहा है ना, मेरी कोशिश है कि 1 घंटे 10 मिनट मैक्सिमम में हम खत्म करें। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस का, कल के टॉपिक में मेंशन करेंगे। अच्छा, एक खुशी की बात आपको बताते हैं, मजे की बात, कि आपके टॉपिक ना कंटिन्यूड है। जैसे आज हमने मनसबदारी पढ़ाई, तो कल मैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम मुगल सल्तनत का पढ़ाऊंगा। तो आप देखेंगे ना कि आपको एक अलग सा मजा आएगा इस सीरीज के अंदर, यदि आप लाइव बने रहे पूरे सेशन में तो बड़ा मजा आएगा आपको। चलिए देखिए, तो बैंक वाले पैसा किसको देते हैं जी? जनता को। अब जनता इनको ब्याज देती है, इनको भी इंटरेस्ट देती है। तो बहुत कॉमन सेंस है कि यदि रेपो रेट को महंगा कर दिया जाएगा तो जनता के हाथों में जो पैसा आ रहा है वो भी महंगा हो जाएगा। यानी कि आपको महंगाई को रोकना है, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। यदि महंगाई को रोकना चाहते हो तो रेपो रेट बढ़ा दीजिए। यही कारण है कि लगातार लगातार आप समझिएगा कि लगातार आरबीआई ने अपने रेपो रेट को एक हायर लेवल पर काफी दिनों से मेंटेन किया, लगभग 1 साल हो गया। द हिंदू में लगातार, इंडियन एक्सप्रेस में लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं कि आरबीआई क्या कर रहा है भाई, आरबीआई जो है वो अपना रेपो रेट डाउन नहीं कर रहा है। क्योंकि रेपो रेट डाउन करते ही मार्केट में क्या हो जाएगा, मनी फ्लो बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर महंगाई बढ़ेगी। इस वजह से उसे कंट्रोल करना है तो रेपो रेट को बढ़ा के रखना पड़ेगा। अब सवाल उठता है तो सर बैंक रेट क्या है जी, बताते हैं। ऐसे नहीं समझ पाओगे, बैंक रेट और रेपो रेट को तुलना करके समझते हैं कि बैंक रेट और रेपो रेट क्या है। पहले पर्पज समझते हैं कि क्या है दोनों का। तो दोनों का पर्पज है बैंक को लोन देना। द बैंक रेट इज यूज टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वाइल द रेपो रेट इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। एक लाइन की बात है कि हम बात करें यदि बैंक रेट की, तो बैंक रेट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना है, इन्फ्लेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी टारगेट करना है। लेकिन रेपो रेट का जो मेजर कंट्रोल है वो किस पर है, इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन से हम मनी सप्लाई को टारगेट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट इज ए लोन विदाउट कोलेटरल। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक रेट जो होगा वह बिना किसी गारंटी के, बिना किसी जिम्मेदारी के आपको आरबीआई देगी। वहीं पर रेपो रेट के लिए कोलेटरल चाहिए होगा। फिर कहा जा रहा है कि 10 ईयर, तो बैंक रेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन होता है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन होता है, लंबे समय के लिए दिया जाता है, जो कि रेपो रेट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। और यही वो डिफरेंसेस हैं जो परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। दोनों ही बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही आरबीआई के द्वारा बैंकों से लिया जाने वाला ब्याज दर है, जिस पर आरबीआई ने बैंकों को पैसा दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। बैंक रेट इज नॉट द रिवर्स रेपो रेट, कंफ्यूज गलती से भी मत होइएगा। रिवर्स रेपो रेट आपको कल पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि बैंक रेट और रेपो रेट पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, इंपैक्ट क्या है, कहा जा रहा है कि द बैंक रेट इन्फ्लुएंसेस लॉन्ग टर्म लेंडिंग रेट्स, मतलब लंबे समय के लिए लोन चाहिए तो बैंक रेट पर आएगा वो, और यदि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो फिर क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो क्या हो जाएगा, आपको रेपो रेट चाहिए होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि रेपो रेट और बैंक रेट आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि यदि रेपो रेट को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली, हाँ बताइए, कोशिश रहेगी, शुभम बताइए। आपने देखा कि रेपो रेट जो है वो रेपो रेट आपने देखा कि यदि बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोग महंगा लोन कोई नहीं लेना चाहेगा। जब महंगा लोन कोई नहीं लेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो फिर महंगाई ऑटोमेटिक नियंत्रण होगी। अब यहां पर मेरा एक सवाल है जो आप कमेंट करके मैं बताएंगे। एक सिचुएशन इमेजिन करिए और मान लीजिए कि कोविड-19 की सिचुएशन है, वो कोविड-19 का लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, लोग चाह रहे हैं कि हम काम धंधा करें, लेकिन काम धंधा मार्केट में है ही नहीं, मार्केट बिल्कुल खाली पड़ा है। ऐसे में आरबीआई को रेपो रेट को कम कर देना चाहिए या रेपो रेट को बढ़ा देना चाहिए? शुड आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज और इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो हमने आपको बताया है? प्लीज कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शुभम, शिखर पांडे, तृप्ति शुक्ला, अभिनव मित्रा, प्रियांशु गौतम, देवेंद्र कुमार, सभी लोग
सभी लोग जितने भी लोग कमेंट में हैं मुझे प्लीज बताएं। सर आई हैव अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू मनसबदार, प्लीज बताइए, क्वेश्चन बताइए, मनसबदार से संबंधित है तो एज मच एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू रिप्लाई। हाँ जी, कमेंट करेंगे जल्दी से जो मैंने बताया, आपसे सवाल मैंने पूछा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आशा करते हैं कि मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। एल नीनो एंड ला नीना, बड़ा अच्छा सा बात है। देखो भाई ध्यान से यहाँ पे समझ लेते हैं, ला नीना और एल नीनो ना, तो इसका मतलब ला नीना का मतलब होता है एक लिटिल गर्ल, एक लिटिल गर्ल, गर्ल लिटिल गर्ल मान लो, और ये एल नीनो का मतलब हो गया एक लिटिल बॉय। ठीक है, ये लैटिन वर्ड हैं दोनों, लैटिन वर्ड हैं दोनों। आपके कमेंट हमारे तक नहीं आ रहे हैं, प्लीज कमेंट एज मच एज पॉसिबल। रेपो रेट कम होगा, हिमांशु कह रहे हैं कि रेपो रेट कम होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हिमांशु। प्रियांशु कह रहे हैं कि कम कर देना चाहिए, शानदार जवाब है। प्रिया कह रही है कम होगा, शुभम कह रहे हैं कि कम होगा। हाँ कह रहे हैं सर इफ द प्रोडक्शन अनप्रिविलेज्ड प्रोवाइडेड जागीर इज लेस देन एक्सपेक्टेड व्हाट वुड हैपन। देखिए सामान्यतः जागीरों में इतना करप्शन था कि लेस देन होने की कोई संभावना नहीं रहती। जो मनसबदार होते थे बहुत भारी मात्रा में जागीरदार बन जाते थे, और यही आगे देखेंगे यही समस्या कारण बना था। तो कम तो कोई सवाल था नहीं, फिर भी यदि कम है तो आप बादशाह के पास जाते थे और बताते थे कि ऐसी सिचुएशन है। बादशाह के ऊपर डिपेंड करता था, क्योंकि जो वेतन आता था डायरेक्टली ट्रेजरी से आता था। ठीक है, डिक्रीज कर देना चाहिए, डिक्रीज कर देना चाहिए, डिक्रीज कर देना चाहिए, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है आप लोगों का। तो लिटिल बॉय और लिटिल गर्ल, ला नीना लिटिल गर्ल है, एल नीनो लिटिल बॉय है। ये कोई बहुत परेशान होने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बस समझने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है समझने की, ध्यान से समझना है ना। पहले हम लोग ये समझ लें कि ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और साउथ अमेरिका ये देख रहे हैं आप, यदि ये साउथ अमेरिका है तो ये पेरू का कोस्ट है, बहुत क्लियर सी बात है, आप जानते हैं। और इधर आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया किधर आप बढ़ रहे हैं तो ये पूरा एशिया है, यानी कि ये वेस्ट पैसिफिक है, ये वेस्ट पैसिफिक है। तो वेस्ट पैसिफिक से ध्यान से समझेंगे, कहा जा रहा है जो वेस्ट पैसिफिक से मूवमेंट हो रहा है पेरू के कोस्ट से वेस्ट पैसिफिक की तरफ, जो करंट मूवमेंट है, इसी पर ये दोनों घटनाएं हैं, ला नीना और अल नीनो। सामान्यतः इन दोनों का प्रभाव पड़ता है भारत के मानसून पर, भारत की जलवायु पर, भारत के एग्रीकल्चर पर। और वो भारत का एग्रीकल्चर, भारत का मानसून, भारत का जो पूरा वेजिटेशन है, ये भारत की इकोनॉमी को भी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। तो इस वजह से आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इस बात को लेकर के अभी भी क्रिस्टल क्लियर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं कि ला नीना और अल नीनो की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, कब आएगा, क्यों आएगा, लेकिन सामान्यतः 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की साइकिल को मेंटेन करता है। इसका भारत के मानसून पर, भारत की कृषि पर कुछ इस तरीके से प्रभाव पड़ता है कि एक के कारण भारत में सूखा आ जाएगा तो दूसरे के कारण बड़ा अच्छा वर्षा होगा, बढ़िया मानसून बनेगा। तो किसके कारण सूखा आएगा, किसके कारण वर्षा होगी, किसके कारण बढ़िया उपजाऊ कृषि होगी, वो सब हम लोग समझ लेते हैं। जरा देखिएगा, ये मैप आप लोगों को विजिबल है या नहीं, जरा प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, फिर इस मैप पर मैं आप लोगों को समझाता हूं। जरा देखो, एक कंडीशन हमने लिया है ला नीना की, ये ला नीना की कंडीशन है। नीचे वाला जो मैप है ला नीना की कंडीशन है, और जो ऊपर वाला मैप है वो नॉर्मल कंडीशन है। यानी कि मेरी बात को समझना ध्यान से, जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है जी, नॉर्मल कंडीशन में दिखाई दे रहा है आपको कि साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है पेरू का, यहां से जो मूवमेंट है ये देख सकते हैं किस तरफ है, ये वेस्ट कोस्ट की तरफ मूवमेंट है। और वेस्ट कोस्ट की तरफ जो आप ट्रेड विंड का मूवमेंट हो रहा है, ट्रेड विंड का मूवमेंट वेस्ट कोस्ट की तरफ हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और यहां पर बारिश हो रही है, ठीक है। और वहीं एल नीना में हम देख रहे हैं कि यहां पर ये सिचुएशन थोड़ी माफ करेगा, ये अल नीना लगा हुआ है, ला नीना लगा हुआ है, हमने अल नीना के बारे में आपको बता दिया है। 1 मिनट जरा रुकेंगे। चलिए भाई, अल नीना का मैप नहीं है, अल नीनो को पहले समझ लें फिर ला नीना पर आते हैं, ठीक है। देखो, एल नीनो के बारे में आप एक पॉइंट का अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा कि अ वार्मिंग ऑफ द ओशियानिक सरफेस, यानी कि एल नीनो क्या करेगा, इस पॉइंट को पहले समझ लें। एल नीनो क्या करेगा, ओशियानिक सरफेस टेम्परेचर को वार्म करेगा। जब ओशियानिक सरफेस टेम्परेचर वार्म होगा, गर्म होगा, ध्यान से समझना, तो जब गर्म होगा तो ये क्या करेगा भाई, एक हिस्से में
गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, आपको पता है, तो एक हिस्से में लो प्रेशर बनेगा, दूसरे हिस्से में हाई प्रेशर बनेगा। जहां लो प्रेशर बनेगा वहां बारिश होगी, जहां हाई प्रेशर बनेगा वहां बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव इंडिया पर पड़ेगा वो सूखा वाला पड़ेगा। ये सूखा जनरेट करेगा, ड्रॉट जनरेट करेगा, और इसके कारण से हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करेगा। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा तो उस स्थिति में और क्या क्या होगा जरा वो भी समझिएगा। एक चीज और समझो यहां पर पहले। अच्छा, सूखा होगा तो बारिश नहीं होगी, क्लियर है। कूलिंग करेगा ओशियानिक टेम्परेचर का, इसके कारण से आपके यहाँ अभी मैं इसको आपको समझा भी देता हूँ, आगे लिखवा भी देता हूँ इसमें, मतलब पीडीएफ में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये। देखो, इसके कारण क्या हो जाएगा, आपका ला नीना आपके लिए एक फेवरेबल कंडीशन को जनरेट कर रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कैसे जनरेट कर रहा है वो भी समझाता हूं आपको। अच्छा, कई बार आपसे पूछते हैं कि एंजो क्या है, तो एंजो कुछ है नहीं, एल नीनो और ला नीना का जो साइकिल बन रहा है सदर्न ऑक्सीलेशन के अंदर, इसी को आप एंजो कह रहे हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी को देख के परेशान मत होना, ठीक है, ये यूज होगा यहाँ पर। तो एल नीनो के केस में ओशियानिक टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, वार्मिंग हो रही है। ला नीना के केस में कूलिंग हो रही है, और यदि न्यूट्रल कंडीशन है तो ना तो एल नीनो है और ना ही ला नीना है। आगे थोड़ा सा इस पर और आपके लिए देखेंगे, एक एक करके डिफिनेशन को समझते हैं कि द वार्म फेज ऑफ एंजो साइकिल का मतलब वही ला नीना और एल नीनो का जो साइकिल है एंजो साइकिल। द वार्म फेज ऑफ एंजो साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय अबव एवरेज सी सरफेस, जो सी सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है, जब कह रहा है कि इन द ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक एल नीनो इज एसोसिएटेड विद वार्मर ग्लोबल टेम्परेचर। वार्मर ग्लोबल टेम्परेचर होगा तो बड़ा नुकसान होता है, फिशरीज को बहुत नुकसान होता है। आप यकीन मानिए, नॉर्मल कंडीशन में जिस पेरू के कोस्ट पर भर भर के मछलियां आती हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में न्यूट्रिएंट्स ऊपर चले जाएंगे, खूब फिशरीज का एंजॉय करिए आप, लेकिन यदि वार्मिंग टेम्परेचर होगा तो फिशरीज का डिक्लाइन होता है। ला नीना क्या कह रहा है कि द कूल फेज ऑफ एंजो साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय बिलो एवरेज सी टेम्परेचर इन द ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल, ला नीना इज एसोसिएटेड विद कूलर ग्लोबल टेम्परेचर। तो ये ग्लोबल टेम्परेचर को कूल करेगा और ये वार्म करेगा। दो की पॉइंट आपको यहां पर मिला। अब जरा देखिए कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और अलग अलग इनका इंपैक्ट क्या है। ठीक है, निश्चय चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फ्रीक्वेंसी कह रही है कि एल नीनो आकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन ला नीना। आपको मालूम है, एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट उठा करके रख दिया जाएगा पेपर के अंदर कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ला नीना एंड एल नीनो। पहला स्टेटमेंट दे देंगे कि एल नीनो आकर्स लेस फ्रीक्वेंटली देन ला नीना, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। याद रखना है कि एल नीनो आकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन ला नीना, और हमने क्या कहा, एल नीनो से हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ यदि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो आप देखते हैं सूखे के कारण तमाम समस्याएं आती हैं। अभी क्या क्या इसमें इसके आउटकम्स और हैं वो भी मैं आपको समझा रहा हूं, बने रहें क्लास तक। देखें, ट्रेड विंड्स पर बात करें तो ड्यूरिंग एल नीनो ट्रेड विंड्स वीकेंड, ड्यूरिंग ला नीना ट्रेड विंड्स आर स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ला नीना में ट्रेड विंड्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, और एल नीनो में ट्रेड विंड्स क्या हो जा रहे हैं, कमजोर हो जा रहे हैं। अगला पॉइंट, वाटर पर क्या फर्क पड़ रहा है, तो ड्यूरिंग एल नीनो वार्म वाटर इज पुश्ड बैक ईस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। ये मैप से आपको क्लियर होगा। एल नीनो कह रहा है कि एल नीनो के दौरान वार्म वाटर इज पुश्ड बैक ईस्ट टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। ड्यूरिंग ला नीना कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग ला नीना कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस थ्रू इंक्रीज्ड अपवेलिंग। जब कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर अपवेल करेगा तो मछलियां आएंगी कि नहीं आएंगी, ये बताओ मुझे। जिस पानी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है उसमें मछलियां आएंगी ना वहां पर, तो जब मछलियां आएंगी तो आप पकड़ लेंगे उनको। तो फिशरीज की संभावनाएं कहां पर क्रिएट हो रही है भाई, ला नीना में हो रही हैं या एल नीनो में हो रही हैं। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर मछलियों को पकड़ने के लिए, यस, फिशरीज पर कितना बड़ा लाइवलीहुड है साहब, आप समझ सकते हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मछली पकड़ करके ही जीवन यापन कर रहे हैं, उसी से उनका सब कुछ चल रहा है ना। भारत के अंदर भी आप होमवर्क नोट कर सकते हैं, पीएम संपदा, जो पूरी प्रधानमंत्री जी की एक एम्बिशियस योजना है कि कैसे हम फिशरीज को बढ़ावा दें। तो ये ला नीना का इंपैक्ट सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आप लोगों को जीवन पर, सीधे सीधे। आगे बढ़ते हैं जरा, जेट स्ट्रीम, चलिए जेट स्ट्रीम पर भी समझ लीजिए। ड्यूरिंग एल नीनो द पैसिफिक जेट स्ट्रीम मूव साउथ ऑफ इट्स न्यूट्रल पोजीशन, ड्यूरिंग ला नीना द कोल्ड वाटर इन द पैसिफिक पुश जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड। अच्छा, ड्यूरेशन की हम बात करें तो कहा जा रहा है कि एल नीनो कैन लास्ट अप टू 18 मंथ्स व्हाइल ला नीना कैन लास्ट अप टू 3 इयर्स। ठीक है, और टाइमिंग जरा देखिएगा। टाइमिंग के बारे में मैंने पहले भी कह दिया है कि टाइमिंग को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है दुनिया भर के रिसर्चर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी एल नीनो एंड ला नीना टिपिकली डेवलप्ड इन स्प्रिंग
एंड समर आफ्टर द नदर्न हेमिस्फीयर एंड पीक इन विंटर। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और इतने हिंदी और इतने इंग्लिश से मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ऐतराज होना चाहिए, है ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, टर्म ही जब इंग्लिश का है तो हमारी भी कुछ मजबूरी आती है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आप हैं कि एल नीनो इज अ क्लाइमेट फेनोमेनन दैट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इंडियाज वेदर एंड एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड करता है, ध्यान दीजिएगा, भारत के एग्रीकल्चर पर, भारत के क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है एल नीनो का। सबसे पहले रिड्यूस्ड रेनफॉल, किसकी बात मैं कर रहा हूं साहब, एल नीनो का। ध्यान दीजिएगा, ये वही लिटिल बॉय है ना, क्या कह रहा है, एल नीनो कैन लीड लेस रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ध्यान से समझना, जब मानसून सीजन के दौरान में पानी कम बरसेगा और टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां से साहब फॉरेस्ट फायर भी हो सकता है, जंगल में आग भी लग सकती है, क्योंकि बारिश है, बारिश का टाइम है, टेम्परेचर ज्यादा है और बारिश नहीं हो रही है। यदि पेड़ आपस में रगड़ेंगे जंगलों में, खास करके उत्तराखंड के जंगलों में आप देखते होंगे और बहुत सारे जंगलों में, तो फॉरेस्ट फायर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और क्या करेगा, यहां से देखोगे ड्रॉट, सूखा, क्रॉप इल्ड को कम कर देगा, यानी कि अनाज नहीं हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, सूखा पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं, आपको मालूम है लगभग 45% के आसपास तो एम्प्लॉयमेंट भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो लोग खाएंगे क्या, यानी कि यहां से आप देखेंगे तो रेवेन्यू डिक्लाइन करेगा, और जब रेवेन्यू कम होगा, जीडीपी कम होगी, तो इसके साथ साथ आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तो वहां से फिर गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, अपराध बढ़ेगा, एजुकेशन सिस्टम खराब होगा, यानी कि कुल मिला जुला करके इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए परीक्षाओं का महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्लीज कमेंट करिए कि आपको एल नीनो का इंपैक्ट इंडिया के क्लाइमेट पर स्पेशली समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फटाफट जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हायर टेम्परेचर की बात हमने किया कि एल नीनो कैन कॉज हायर टेम्परेचर एंड इंटेंस हीट वेव्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये सारी बातें हमने आपको बता दी, इकोनॉमिक इंपैक्ट बता दिया हमने आपको, ठीक है। दुनिया में जो अलग अलग इसका प्रभाव है वो भी लगभग ऐसा ही है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर आप जानते हैं कि सूखा पड़ेगा, चाहे इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर वनाग्नि होगी, देखा होगा कई बार यहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो जाता है इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका भी एक प्रभाव है, एल नीनो का गहरा प्रभाव है, ठीक है। तो इस प्रकार से एल नीनो और ला नीना आपने समझ लिया। और क्या क्या टॉपिक आप पढ़ चुके हैं जरा एक बार रिकॉल करते हैं भाई। मनसबदारी सिस्टम समझा हम लोगों ने, जागीरदारी हमने समझा, और जमींदारी उसी टॉपिक पर हमने समझा, नहीं 3 टॉपिक हिस्ट्री का हमने शुरू में समझा। उसके बाद ऑस्मोसिस और वहीं पर हमने समझा डिफ्यूजन, दूसरा टॉपिक हमने समझा। फिर हमने समझा एल नीनो और ला नीना, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 3 अलग अलग विषयों से हमने समझ लिया ये, और प्लस हमने समझ लिया रेपो रेट और रिवर्स बैंक रेट। अब ये आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जल्दी से मुझे बताइए कि 10 मिनट लगेगा कि इनके, इजाजत है तो फिर आगे बढ़ा जाए, और कोशिश होगी कि 1 घंटे के अंदर कल से इसको वाइंड अप कर लिया जाए। आज 1 घंटे 10 मिनट लगने की संभावना दिखाई दे रही है। फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, इजाजत है तो आगे बढ़े कैग और एजीआई पर फटाफट, क्योंकि टॉपिक को बीच में छोड़ना अच्छा नहीं होता है ना। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहेंगे। प्राइम टॉपिक है आपके एग्जाम का, आपके एग्जाम में हर साल लगभग सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर, तो प्राइम टॉपिक है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं कि द ऑफिस ऑफ सीएजी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1858। सीएजी का ऑफिस 1858 में एस्टैब्लिश किया गया, एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया। और कहा जा रहा है कि सर एडवर्ड ड्रूमॉन्ड अपॉइंटेड एज फर्स्ट ऑडिटर जनरल इन 1860, और फिर कहा जा रहा है कि अकाउंटेंट जनरल रीनेम्ड एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया इन 1866। तो आपको हमने सीएजी का हिस्ट्री बता दिया कि 1858 से चल करके 1866 आते आते ये प्रॉपर जो है वो टॉपिक, प्रॉपर जो है वो पद ये आपका सीएजी का डेवलप हुआ था, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सीएजी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त और इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सीएजी को लेकर के बहुत बड़ा कमेंट किया था। आप सब समझ सकते हैं कि सीएजी के पद को आप यदि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में रखोगे तो बहुत कॉमन सेंस है, कभी निष्पक्ष ऑडिट नहीं हो पाएगा कि पैसा जो खर्च हुआ वो सही खर्च हुआ, उसमें घोटाला था, भ्रष्टाचार था। समझाते हैं आपको आगे, ठीक है। देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 में नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया गया। और फिर कहा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग 5 में, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, भाग 5 के अध्याय 5 में
और अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक किसके बारे में बात करी गई है, सीएजी के बारे में बात करी गई है। और ये आर्टिकल 148 आपकी परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है, यदि आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कि कैग का जो जिक्र है वो कहां पर है भाई, 148 में, और कौन से पार्ट में, यूनियन में, द यूनियन, जो कि पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, चलिए वर्तमान में कौन है और पहले कौन है वो सब आपको पता है। ठीक है, आर्टिकल 148 क्या कह रहा है जरा देखिएगा। कहा जा रहा है 148 कह रहा है कि अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ध्यान से समझिएगा, भारत में सीएजी को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे। फिर क्या कहना है आपसे कि क्वालिफिकेशन एंड टेन्योर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और फिर क्या कह रहा है कि संसदीय विधि के द्वारा इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष। अब यहां पर हमारे कुछ साथी कहते हैं कि सर 6 वर्ष तो है इसका टेन्योर मेंशन, लेकिन संविधान में नहीं मेंशन है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सीएजी मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पर कोई ऑप्शन है कि नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन और एक ऑप्शन है 6 वर्ष, तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, संसदीय विधि द्वारा बताया गया है 6 वर्ष होगा। प्लीज कमेंट करिए कि ये टेक्निकलिटी ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जहां आप निश्चित रूप से गलत करके आएंगे। ठीक है, फटाफट आगे बताइए मुझे। कहा जा रहा है कि ओथ इन द फॉर्म ऑफ गिवन इन थर्ड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में इनके ओथ के बारे में बात करेंगे। बिफोर द प्रेसिडेंट आर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम आर हर, सर्विस एंड कंडीशन टू बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ, राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, सर्विस कंडीशन कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, किसके द्वारा, लॉ बना करके। नो डिडक्शन इन सैलरी एंड अलाउंसेस एटसेट्रा ड्यूरिंग अपॉइंटेड इन दैट सैलरी एंड अलाउंसेस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सैलरी और अलाउंसेस जो हैं उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा भारत की संचित निधि पर, जो कि आर्टिकल 266 में मेंशन है। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि नो होल्डिंग ऑफ एनी पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टेनियर, टेनियर की एक्सपायरी होने के बाद, टेनियर की एक्सपायरी होने के बाद भारत में या किसी भी और पद पर, भारत में किसी भी और पद पर इनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है सीएजी के बारे में, वो क्या कह रहा है कि ग्राउंड एंड प्रोसीजर फॉर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ सेम दैट सुप्रीम कोर्ट जजेज, यानी कि इनको आप उसी बुनियाद पर, उसी बिहाफ पर हटा सकते हैं जिस बिहाफ पर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हटाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसका मतलब एक जो क्लियर पॉइंट है वो है कि द ओनली पोस्ट इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव विच इज नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो सीएजी का पद है, मैं आपसे बात करता हूं प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री बना हुआ है, लेकिन सीएजी जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव में एक ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं बना हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। पावर टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, बट कंसल्टेशन विद सीएजी इज मैंडेटरी टू दिस रिगार्ड। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो इस संबंध में अनिवार्य रूप से परामर्श लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 149 में थोड़ी सी बात है, वो आप आराम से देख लेना। आर्टिकल 148 से आपसे पूछा जाएगा, 149, 50 और 51 आपसे पूछा नहीं जाता है। कर्तव्य और शक्तियां, आप सबको मालूम है कि मेनली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एंटिटीज को ऑडिट करना काम है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट करो, तो उस केस में भी सीएजी ऑडिट करके रिपोर्ट दे देंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। हमने आपको कार्यकाल बता दिया 6 वर्ष का, लेकिन किसके माध्यम से हमने बताया, ये जो अधिनियम 1971 का है जो पार्लियामेंट ने पास किया, उसके माध्यम से 6 वर्ष का कार्यकाल है, और या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, ये आपका हो गया। किसको अपना त्याग पत्र देंगे, तो जिसने अपॉइंट किया था उसी को अपना रिजाइन देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इनको पद से हटाया जाएगा, और साथ में कहा गया है कि यदि अस्वस्थ हो जाते हैं, काम करने के योग्य नहीं, तो उस कंडीशन में भी अपना पद त्याग कर सकते हैं। ठीक है, राइट। इसके बाद कुछ और पॉइंट जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड चीफ कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का चीफ कस्टोडियन कौन होता है भाई, तो सीएजी होता है, याद रखिएगा। ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बता दिया हमने आप लोगों को। कंटिजेंसी और कंसोलिडेटेड दोनों ही फंड की ऑडिट कौन करेगा, सीएजी करेगा। ऑडिटिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी क्लियर है। ठीक है,
ऑडिटिंग ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड अदर एडिशनल अकाउंट्स ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट भी काम किसका है? सीएजी का है। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। कह रहा है कि संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर केंद्र या राज्य के राजस्व से वित्त पोषित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों की आय व्यय का परीक्षण भी कौन करेगा? सीएजी। और इसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का जांच भी कौन कर सकता है? सीएजी कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सारी बातें हमने आपको सीएजी के बारे में बता दी। अनुच्छेद 150 भी दिया हुआ है, आराम से इसको आप देख लीजिएगा, इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 51 भी हमने आपके लिए रखा था, जिसमें क्या कह रहा है कि संघ तथा, ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 51, ध्यान दीजिएगा, हर बार अनुच्छेद 148 ही पूछे, जरूरी नहीं है। कह रहा है कि अनुच्छेद 51 कह रहा है कि संघ तथा राज्यों के खातों संबंधित रिपोर्ट यथास्थिति राष्ट्रपति और राज्यपाल को, जो इसे विधायिका के पटल पर रखवाएंगे। यानी कि ध्यान से मेरी बात को समझना, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा? सीएजी अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहां रखवाएंगे उसको? पार्लियामेंट के टेबल पर। यानी कि एग्जाम में यदि ऐसे पूछा जाए कि सीएजी डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करता है, आंसर होगा नहीं, सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 151 के बारे में जो भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं वो मेंशन कर दिया गया है। कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है हर चीज का, तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मेंस लिखेंगे तो वहां पर रहेगा। भीमराव अंबेडकर साहब का एक स्टेटमेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है सीएजी को लेकर के। देखिए, कहा जा रहा है कि भारत का सीएजी भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा स्वीकृत खर्ची की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए या संसद द्वारा निर्धारित पदों पर ही धन खर्च हो। यानी कि भारत का एक एक रुपया भारत के पार्लियामेंट में चर्चा हो कि वह कहां खर्च होने जा रहा है, और जहां खर्च होने गया वहीं खर्च हुआ है, कोई भ्रष्टाचार घोटाला नहीं हुआ है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सीएजी की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया। अब हम बात करें तो तुलना आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस एक लाइन में बता देता हूं। ठीक है ना, कि भारत में सीएजी पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, जबकि ब्रिटेन में सीएजी की मंजूरी के बिना सरकारी पैसा खर्च नहीं हो सकता है। ये अंतर है ब्रिटेन और भारत में। चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो भारत में पैसा खर्च हो गया, अब उसकी जांच पड़ताल कौन कर रहा है? सीएजी। लेकिन ब्रिटेन में पैसा खर्च होने से पहले मंजूरी किसकी लेनी है? सीएजी की लेनी है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में सीएजी संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में सीएजी हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब जैसे इंडिया में जो लोकसभा है, ऐसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है। ठीक है, उसका सदस्य होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति इनको आर्टिकल 76 में क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होते हैं। और इसके बाद आपको याद रखना है कि न्यायाधीश बनने की योग्यता इनके अंदर होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति इनको आर्टिकल 76 में अपॉइंट करेंगे। एजीआई की बात कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ठीक है, इनका मुख्य काम क्या है? तो इनका मुख्य काम है देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और कानूनी प्रक्रिया की उन जिम्मेदारियों को निभाना है जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है, तो वो जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि एजीआई 76 में अपॉइंट होते। एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एजीआई को लेकर के, वो क्या है साहब? देखिएगा, कहा जा रहा है कि अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उन्हें देश के किसी भी न्यायालय में, ध्यान दीजिएगा, देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। उन्हें संसद की कार्यवाही धारा 88 के अनुसार भाग लेने का अधिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया परीक्षा में। एजीआई संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं दे सकते क्योंकि वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, ध्यान रखना। ठीक है, और इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल भी लगाए जाते हैं। तो जरा सा कमेंट करके बताइएगा कि एजीआई में पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में नहीं बैठ रहे हैं। एजीआई को बस अथराइज किया गया है रूल 88 के अनुसार कि आप पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, कहीं पर भी आप बैठ के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन आप वोट नहीं दे सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? एजीआई को लेकर के, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 76 में समराइज कर देते हैं। ठीक है ना, समराइज कर देते हैं आपको। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। कार्य क्या है? भारत का वकील एवं कानूनी विशेषज्ञ। संसद की कार्यवाही में भाग ले लेंगे लेकिन मतदान नहीं करेंगे। भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार इनको रहता है। ठीक है ना, तो ये हमने आपको समझा दिया। अब साथियों ध्यान देंगे कि कल का जो टॉपिक है आपका वो क्या है।
तो कल के टॉपिक के लिए आप पहले पहले आज की क्लास का हमें फाइनल फीडबैक देंगे आप लोग। थोड़ा सा 5 मिनट समय आप लोगों का ज्यादा लग गया है, मेरी कोशिश होगी कि कल से 1 घंटे में हम लोग इसको फिनिश कर दें। फाइनल फीडबैक आप हमें बताइए कि 5 टॉपिक पढ़ करके कुछ आप लोगों को समझ में आया, या ऐसा लग रहा है कि आपके सामने जो नए बिल्कुल ओपन टॉपिक आ रहे हैं अचानक से, वो आपको कुछ परेशान कर रहे हैं। यदि आपको थोड़ा परेशानी हो रही है तब भी बहुत अच्छी बात है, और मजा आ रहा है तब भी बहुत अच्छी बात है। परेशानी होगी तो उस कंडीशन में सीखने की कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, क्योंकि तैयारी कम है इसका मतलब। अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो कल के लिए टॉपिक देखिए कि क्या क्या है ध्यान से। एक तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे मुगल सल्तनत के अंदर कि क्या था, क्योंकि आप जानते हैं टर्मिनोलॉजी से सवाल आता है हर साल, है ना, एक क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हर साल 1-2 सवाल बनने की पॉसिबिलिटी, जो आपके घर में मीटर लगा है वहां से लेकर के जो आप घर में बिजली का बिल पे कर रहे हैं घर का, वहां तक, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे, और ध्यान रहे कि लिंक्ड टॉपिक है। रेपो रेट यदि समझ में आए तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक समझ में आएगा, है ना, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कराइए। ये जो क्लास है आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छी क्लास है, और इस प्रकार से जिस दिन आपके पास 100, 200, 500 टॉपिक पढ़ चुके रहेंगे, बड़ा आपको कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है ना। लगेगा आप लोगों को कि आप एग्जैक्टली तैयारी किस दिशा में कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन पर बात करेंगे, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मैपिंग पर बात करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक है जिस पर हम कल बात करेंगे। तो आपका काम क्या है, बस हमारी तरफ से एक गुजारिश है, ये क्लास तो बिल्कुल फ्री है, कोई बट नहीं इसमें। एक गुजारिश बस ये है कि आप इस एप्लीकेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, और जीएस फोरम ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पर जो प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं उनका एंजॉय उठाइए, उनका फायदा उठाइए, और इस तरीके से थियोरी और कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। नोटिफिकेशन जरूर पढ़ते रहिएगा, जो भी नोटिफिकेशन जाता है, ताकि आपको क्लास की टाइमिंग और क्लास के मैसेज का अंदाजा लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।